यस यार स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट क्लास से टैक्सेशन का। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे ये टैक्स क्या होता है, कौन चार्ज करता है, किस पे चार्ज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। बेटा टैक्स एक फ़ी होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करता है ऑन योर इनकम पे, प्रोडक्ट पे, सर्विस पे। सो व्हाट इज टैक्स बोले तो बोलना फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम। किस पे? इनकम पे, प्रोडक्ट पे, सर्विस पे। फिर से बोलना फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, प्रोडक्ट, सर्विस। सो मैं आप लोग से बोलूं बच्चा लोग, आप लोग अपना जो इनकम करते हो 100 रुपीज़, उसमें 30 रुपीज़ टैक्स दे दो तो आप लोगों को अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा? यू पे टैक्स 30 आउट ऑफ योर 100। अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। टैक्स देना तो अच्छा नहीं लगता है। नो वन लाइक टू पे टैक्स, बट फिर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है। क्यों क्यों टैक्स लिया जाता है आपसे, ये समझेंगे। ये भारत सरकार का एक बजट दिखाता हूं मैं। बजट टैक्स लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव, ये बजट 24-25 फाइनेंशियल ईयर का है, यानी 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 पीरियड को कवर किया गया है। ये बजट है जिसमें आपको पता चलेगा एक साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना एक्सपेंसेस होगा, एज वेल एज वो पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। दिस इज कॉल्ड बजट। तो एक बार बजट को देखते हैं। ये है गवर्नमेंट का बजट 24-25 का, भारत सरकार का एक साल का एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टीमेट is 48,20,512 crores. This is the total expenses भारत सरकार का 31 मार्च 25 तक 48 लाख करोड़। ये भारत सरकार का एक्सपेंसेस है। आपको आपका एक्सपेंसेस पता नहीं होगा एक साल का, आपके घर का पता नहीं होगा एक साल का, बट ये सब्जेक्ट आपको कितना अपलिफ्ट करेगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजटेड एक्सपेंसेस बोलना 48 लाख करोड़। 48 लाख करोड़। अब ये पैसा गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे? तो मैक्सिमम सोर्सेज है टैक्स के थ्रू। किसके थ्रू? टैक्स के थ्रू। देश चलाने के लिए सरकार को बहुत पैसा चाहिए और मेजर पोर्शन ऑफ अमाउंट कम्स थ्रू टैक्स। अब आपको ये देखना है कि ये पैसा कहाँ कहाँ गवर्नमेंट को स्पेंड करना है। तो आप लोग को फीलिंग्स आएगा कि नहीं भाई हम लोग को टैक्स वगैरह अच्छा से देना चाहिए, कि आप टैक्स अच्छा से दोगे तो ही देश चलेगा। ये देखो भारत सरकार का एक साल का एक्सपेंसेस कितना बताया था? 48 लाख करोड़ बताया था। इसमें पेंशन का एस्टिमेटेड है, ये प्रीवियस ईयर्स का मतलब नहीं, 2,43,296 करोड़। डिफेंस पे तो बहुत खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी देखा पाकिस्तान ने क्या हाल किया। डिफेंस कमजोर रहेगा तो इधर से चाइना, बांग्लादेश भी नहीं छोड़ेगा, भूटान भी नहीं छोड़ेगा इंडिया को, कभी श्रीलंका भी आके निगल लेगा। सो डिफेंस स्ट्रांग रहना चाहिए। तो भारत सरकार को डिफेंस पे 4,54,773 करोड़ स्पेंड करना है डिफेंस पे, क्योंकि डिफेंस स्ट्रांग रहेगा तो रात को हम लोग सो सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सब्सिडीज देता है, आप लोग को पता ही है, फर्टिलाइजर पे, फूड पे, पेट्रोलियम पे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे, कॉमर्स इंडस्ट्रीज पे इतना खर्चा करना है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे
और आप लोग तो सुने हो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्लास 12 तक गवर्नमेंट गिव्स फ्री एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई प्लस योर खाना भी, बुक्स वगैरह, एवरीथिंग फ्री। इतना रुपया खर्चा होता है, 1,25,638 करोड़। एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, हेल्थ। हेल्थ का इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता चला कोविड के समय, तो हेल्थ पे भी गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना है, 89,000 टू 87। होम अफेयर्स, इंटरेस्ट, भारत सरकार को बहुत लोन लेना पड़ता है। अभी दिखाएंगे, इंडिया का एक्सपेंसेस 48 लाख करोड़ था, बट कलेक्शन उससे कम मिलेगा। तो भारत सरकार का एक्सपेंसेस ज्यादा है, कलेक्शन कम थ्रू लोन, और लोन गवर्नमेंट हैव टू पे इंटरेस्ट, आईटी पे, प्लानिंग पे, रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरिया को डेवलप करना चाहिए, गांव-गांव तक बिपाशा पहुंचना चाहिए। गांव में बिपाशा मतलब बिजली, पानी, सड़क। बिपाशा मतलब तो भाई लोग पूरा खुश हो गया, वाह कौन सा गांव में जा रही है, मैं भी जाऊं। रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, रोड, पावर कनेक्शन शुड बी देयर, उसके लिए खर्चा। साइंटिफिक डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बहुत एक्सपेंसेस है। यू सेड ना 48 लाख करोड़ इज द बजटेड एक्सपेंसेस। दीज आर द मेन पॉइंट्स है, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बिजनेस करेंगे, तभी तो आप लोग सीए का काम करोगे। इफ एवरीवन विल बी इलिटरेट तो फिर बिजनेस ही नहीं रहेगा, तो सीए का काम ही नहीं रहेगा। तो आप चाहते हो कि नहीं लोग पढ़े? बोलो भाई। तो लोग को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। आप चाहते हो कि नहीं डिफेंस स्ट्रांग रहे? हाँ ये ना बोलो, डिफेंस स्ट्रांग रहना चाहिए, नहीं तो इंडिया पूरा पार्ट लेके चला जाएगा। बताओ पिंकी, डिफेंस स्ट्रांग रहना चाहिए? यस। तो उसमें पैसा लगेगा, तो पैसा टैक्स से आएगा। कहां से आएगा? टैक्स आप नहीं दोगे, उधर बोला था नहीं देंगे, इधर बोला था नहीं देंगे। आप टैक्स नहीं दोगे भारत सरकार को, चाइना बॉर्डर से आर्मी हट जाएगा, हम लोग चाइनीज में पढ़ने लगेंगे। यू वांट अस टू स्टडी इन चाइनीज? नो। तो फॉर दैट डिफेंस शुड बी स्ट्रांग, उसके लिए पैसा टैक्स से आएगा। तो टैक्स देना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई, देना चाहिए। एजुकेशन रहेगा तो सोसाइटी डेवलप्ड होगा, काम अच्छा होगा तो हम लोग भी ज्यादा कमाएंगे, डेवलप्ड ही होना चाहिए। तो आप चाहते हो कि नहीं एजुकेशन ज्यादा होए, उसके लिए पैसा चाहिए, टैक्स से आएगा। तो आप टैक्स दोगे कि नहीं? यस। हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंस करना चाहिए, हेल्थ केयर पे फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पैसा चाहिए उसके लिए, टैक्स से आएगा। तो आप टैक्स दोगे कि नहीं? अभी तो बोला था नहीं देंगे, फिर हेल्थ खराब हो जाएगा तो टैक्स देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज इंडिया इधर से इधर कनेक्टेड हो जा रहा है, बाई रेल भी JNK कनेक्टेड हो गया कुछ दिन पहले। उस रेलवे ट्रैक को बनाने पे बहुत पैसा लगा होगा, वो पैसा सरकार के पास कहां से आता है? टैक्स से। तो आप टैक्स दोगे कि नहीं? बोलो। हम लोग कल कितना अच्छे से जाकर ब्रिज पे रिकॉर्डिंग किए, मस्ती किए, गर्मी लग रहा था अलग बात है, वो था ही नहीं तो वैसा कभी मिलता था क्या? नहीं। यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता था, अब तो पता ही नहीं चलता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा लगता है, कहां से आएगा? टैक्स से। तो फिर आप लोग टैक्स नहीं दोगे तो सारे रोड टूट जाएंगे, कहीं भी फ्लाईओवर ब्रिज नहीं रहेगा, ट्रैफिक में दिन भर फंसे रहोगे, तो ट्यूशन कैसे पढ़ोगे? तो आप टैक्स दोगे कि नहीं? देना है कि नहीं देना है? यस। अब इंडिया इतना स्पेस पे काम कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च पे, फिर इंडिया धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो आप चाहते हो कि नहीं कि भारत में ज्यादा रिसर्च होए, डेवलपमेंट होए? पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। तो आप टैक्स नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? तो से मी, यू वांट टू पे टैक्स और नॉट? अब तो बोलो ना, अगर प्योर हिंदुस्तानी है तो बोलो हाँ, पाकिस्तानी है तो बोलो नहीं देंगे। देंगे। किसने बोला देंगे? ठीक है। एक ही हिंदुस्तानी है क्या? बाकी सब चाइनीज और पाकिस्तानी है क्या?
अरे बोलो भाई, बोल दो, बोलने में क्या लगता है। देखे, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी टैक्स ऑन प्रोडक्ट, ऑन सर्विस, ऑन योर इनकम, बिकॉज इतना सारा एक्सपेंसेस डिफेंस पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, रूरल डेवलपमेंट पे, विपाशा पे, और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सोल्व करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे काम करो, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाओ, जिसका घर नहीं उनको घर दो, हेल्थ पे काम करेंगे। इतने पैसे सरकार के पास कहां से आएगा? टैक्स से। तो आप लोग भारतीय हो, ट्रू इंडियन, तो यू मस्ट पे टैक्स। 2 रुपया ज्यादा दे दो, दोगे नहीं अलग बात है, ओके, बट यू मस्ट पे टैक्स। भारत सरकार का एक साल का एक्सपेंसेस 48 लाख करोड़ 24-25 के लिए, और जो मई 26 में एग्जाम देने वाला उनका बजट दूसरा आएगा, वो भी बताएंगे। अभी तो सितंबर और जनवरी के लिए जो लगता है वही बताया जा रहा है। 48 लाख करोड़ से आपको दिखा रहा हूं मैक्सिमम पोर्शन टैक्स से आएगा। ये देखो टैक्स का रेवेन्यू, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने चाह रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो यू ऑल आर फ्यूचर टैक्स कंसल्टेंट ऑफ आवर इंडिया कंट्री, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच एंड एवरी ऑफ योर क्लाइंट शुड पे टैक्स प्रॉपरली, बिकॉज यू हैव टू टीच देम, यू हैव टू गाइड देम, कि अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो फिर देश कैसे चलेगा। इसलिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन। लुक, टैक्स का रेवेन्यू, गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टू कलेक्ट 38 lakh crore tax. What is the expenses of India? 48 lakh crore. Out of 48 lakh crore, 38 lakh crore will come through tax to government of India. फिर उसमें से गवर्नमेंट दे देगा स्टेट को, वो क्यों देगा बताएंगे। तो गवर्नमेंट के पास 25,83,000 करोड़ बचने वाला है। सो 48 लाख करोड़ का एक्सपेंसेस में 26 लाख विल कम थ्रू टैक्सेशन। हाउ मच लेफ्ट? 22 करोड़ गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, अरे गवर्नमेंट सेक्टर भी तो बहुत है, वहां से आएगा, लोन से आएगा। ये है चक्कर, देखो, यानी आज गवर्नमेंट हम लोगों से 38 लाख करोड़ एक साल में टैक्स कलेक्ट करने का बजट बनाया है, जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स पे 11,87,000 करोड़, कस्टम ड्यूटी, फाइनल्स पे, एक्साइज ड्यूटी अब धीरे धीरे हट रहा है, सर्विस टैक्स हट रहा है। ये है जीएसटी जो आज पढ़ने वाले हैं। ये जीएसटी भारत सरकार के पॉकेट में 10,61,000 करोड़ देने वाला है। ये जीएसटी कितना देने वाला है? 10,61,899 करोड़। जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ ही पल में, वो भारत सरकार को 10,61,899 करोड़ देने वाला है, और बाकी का कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स है। जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो 48 लाख करोड़ का 10 करोड़, 11 करोड़, ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंडिया का एक्सपेंसेस विल कम थ्रू जीएसटी। सोचो, हम लोग सेंटर चला रहे हैं, सेंटर चलाने का खर्चा होता है, तो एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चों से ट्यूशन फी लेकर सेंटर चले। अगर बच्चों से ट्यूशन फी लेने नहीं सकेंगे तो लोन लेके चलेंगे, लोन लेके 1-2 साल चलेंगे, लेकिन बहुत लॉन्ग पीरियड तक तो लोन लेकर कोचिंग सेंटर नहीं चल सकता है ना। तो इसी तरह से भारत सरकार को 48 लाख करोड़ चाहिए। टैक्स से आता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ से आता है, लोन लिया जाता है। तो भारत सरकार का बहुत लोन है, बहुत कर्ज है। और ये नया गवर्नमेंट आने के बाद मोदी जी भयंकर एकदम दोनों हाथ से लोन ले रहे हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है, दोनों हाथ से लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं।
और एक कहते हैं ना कि जो रिस्क लेता है वही गेन करता है। सो ये बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं कि लोन लेके काम करते हैं, डेवलप्ड होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा इंडिया में, फिर इंडिया में कमाई होगा। बायजूस वगैरह ने क्या किया, उनके पास उतना पैसा नहीं था, लोन लेकर काम किए, लेकिन इतना ही जो लोन ले लिए कि अब और सेंटर उतना रेवेन्यू नहीं है, इतना भी ज़्यादा लोन लेने से हाई हो जाता है, बायजू बंद हो गया, एक एक प्रॉपर्टी उनका बेचा जा रहा है, अभी भी लोन का रिकवरी नहीं होता है। तो ऐसे हमारे देश के साथ ना होए। आप लोग जब कंसल्टेंट बनोगे ये सब्जेक्ट पढ़ के, मेक श्योर कि आपके जो क्लाइंट आए कभी ऐसे बोले कि टैक्स कंसल्टेंट जी थोड़ा टैक्स बचाने का कोशिश कीजिए, तो मेरा फर्स्ट क्लास वाला लेक्चर सुना देना उसको। उसके अंदर ना प्योर भारत माता की जो होता है ना भक्ति, जैसे उसमें आए ना प्योर हिंदुस्तानी, वो आ जाएगा। हालांकि आपका ऑफिस छोड़ के भाग जाएगा अलग बात है, बट एक बार के लिए उनका खून गर्म हो जाएगा, बोलेगा भारत माता की जय हो, टैक्स 2 रुपया ज्यादा देंगे, बाहर जाके अलग धुल में घुल जाएगा अलग बात है, बट वहां तो एक वाइब आ जाएगा। अभी तुम लोग का वाइब आया कि टैक्स देना चाहिए, आया ना? बोलो भाई, झूठी सही बोल दो ना, आया कि नहीं? क्या आया? टैक्स देने का वाइब क्यों आया? क्यों आया टैक्स देने का वाइब? और देश नहीं चलेगा, ये समझ गई। ये चाइनीज नहीं बनना चाहती है, और मैं बांग्लादेशी नहीं बनना चाहता हूं, और कोई पाकिस्तानी नहीं बनना चाहता है, उसके लिए चाहिए आके। सो द सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू रीड will generate almost 25% of budgeted expenses of government of India. So make sure कि आप ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ के भारत सरकार का खजाना भरते चलो और देश तरक्की करेगा। ये बजट दिखाना जरूरी था, और उसमें ये जो जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस, यूटीजीएसटी, ट्रांसफर टू स्टेट, ये सब मैं आगे चलकर धीरे धीरे बातें करूंगा। फिर भी देखो, आउट ऑफ 48 लाख करोड़ टैक्स से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रहेगा अप्रोक्सीमेटली 26 लाख करोड़। गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एक्सटर्नल ग्रांट, ये सब आते आते गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट, डेप्ट, कर्ज भी लेना पड़ेगा, टोटल रिसिप्ट देखो डेफिसिट में जाता है इंडिया। ये देखो 48 लाख करोड़ इज द एक्सपेंसेस एंड 46 लाख करोड़ इज द बजटेड रेवेन्यू, डेफिसिट बजट जाता है। तो जो हमारे देश के मंत्री लोग हैं, डिपार्टमेंट से जो देश चलाते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने भोले लोग हैं, सारा पैसा हम लोग पे खर्चा कर देते हैं। देखो ये सारा सारा एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, शायद उन लोग अपने पॉकेट से लगा लगा के मंत्री लोग करते होंगे। देखो 48 लाख करोड़ इज देयर एक्सपेंसेस एंड दे आर कलेक्टिंग ओनली 46 करोड़। तो हमारे देश के मंत्री कितने अच्छे लोग हैं, उन लोग अपना सैलरी नहीं लेता होगा, उनको 10 गाड़ी देता होगा तो एक ही गाड़ी लेके चलता होगा, घर में 10 नौकर देता होगा, नहीं एक ही नौकर रखेंगे। कितना सेक्रीफाइस करते हैं हमारे देश के मध्य, क्योंकि उन लोग तो कितना करोड़ रुपया बचा दिया ना। उन लोग कपड़ा खरीदता होगा तो हम लोग की तरह आम जनता की तरह कपड़ा खरीदता होगा, सब कुछ प्रोग्राम होगा तो एकदम सादगी, एकदम सीधा वाला कि गवर्नमेंट का पैसा कुछ भी खर्चा नहीं करना है, क्योंकि डेफिसिट में जा रहा है देश। मोदी जी पे कम खर्चा लगता होगा, सिक्योरिटी पे ज़्यादा, उनके पर्सनैलिटी पे कम खर्चा लगता होगा, राष्ट्रपति जी को भी कम खर्चा, कम सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं। देखो कितने अच्छे हैं। सो आप लोग भी अच्छा से रहना कि ये डेफिसिट ना होए। हमारी बात मंत्री जी तक पहुंचा देना, लोग बहुत खुश होंगे, इतना तारीफ कर दिया मैंने, क्या पता कुछ हमारे लिए सब्सिडी वगैरह स्पॉन्सर कर दे, थोड़ा प्रेरणा में और अच्छा से हो जाए। सो दिस इज द स्टोरी एंड थिंक ऑफ दे नीड टू कलेक्ट 38 लाख करोड़ थ्रू टैक्स।
So if you don't pay tax, we all will become Chinese, Bangla, Pakistani, Afghanistani, will some portion Nepal, some will become Bhutani. नो हेल्थ केयर, सब बीमार पड़े रहेंगे, गिरे रहेंगे इधर. नो एजुकेशन, सब कोई सीढ़ी ब्रिगेड, सीढ़ी क्या होता है, बीड़ी, सॉरी सब पीते, बीड़ी सिगरेट ये सब पी के, दारू पी के नीचे पड़े रहेंगे. कौन किसके साथ क्या बिहेव करेगा, सब अनपढ़ गवार लोग रहेंगे. रोड नहीं रहेगा, फ्लाईओवर नहीं रहेगा, शॉपिंग मॉल नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा. तो क्या आप लोग उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो कि आज से 500 साल पहले जैसा था? नहीं ना. तो इसलिए क्या देना चाहिए? टैक्स. ये राशिका पूरी भावुक हो गई, इमोशनल हो गई. आज जाके पापा को बोलेंगे, पापा आप पूरा फाइल दिखाओ, आप टैक्स देते हो कि नहीं? पापा बोलेंगे ठीक है, रात का डिनर ना आरजी से मांग लो. तो मेरी बात को आप लोग अपने पास रखना. दिस इज द प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. अगर आप लोग के अंदर से एक फीलिंग्स, एक वाइब आया है तो मैं टैक्सेशन स्टार्ट करूं, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता विदाउट वाइब. मतलब अंदर से लगना चाहिए, अरे हाँ मस्ती है. सो कैन आई स्टार्ट? सो ये था टैक्सेशन. थोड़ा देर बाद में स्टार्ट करेंगे. ये सब पूरा इंडिया का बजट है. जब मैं इनकम टैक्स स्टार्ट करूंगा मई 26 वाले बच्चों का, तब एक नया बजट लूंगा 25-26 जो आपके लिए, तब वहाँ पे और नया खर्चा वगैरह दिखाऊंगा. अभी हम लोग जनवरी 26 बैच को निकाल रहे, उनके लिए यही बजट चाहिए. ये देखो टैक्सेशन आप लोग को अब सीखना है ना, अच्छा से सीखना है ना, देश को आगे बढ़ाना है ना. ओके, तो टैक्सेशन सीखना है. आपके यहाँ पे 100 मार्क्स का टैक्स है और फिर सीए फाइनल में ना 200 मार्क्स का टैक्स है. इनकम टैक्स 100, फिर जीएसटी, कस्टम ड्यूटी 100. यानी इंस्टीट्यूट इतना टैक्स सिखाएगा आपको, इतना टैक्स सिखाएगा कि आपके खून में भी टैक्सेशन सिस्टम आ जाएगा. मैं भी सिखाऊंगा. इंटर पे टैक्सेशन 100 मार्क्स का पेपर है. इनकम टैक्स 50 मार्क्स का आता है बेटा, ओनली 50. और जीएसटी बेटा 50 मार्क्स का. ये हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी. इनकम टैक्स में क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में रहता है. एमसीक्यूज आता है 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स 14 प्लस एक क्वेश्चन 1 नंबर का 15. 30% एमसीक्यूज, 30% ऑफ 50. एंड पार्ट 2 डेस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का, दैट इज 70%. जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहता है 15 मार्क्स का, एनी 2 फ्रॉम रिमेनिंग 3. और 3 क्वेश्चंस में एनी 2 करना रहता है, 2 into 10, 20 मार्क्स हो जाएगा. जीएसटी पे ध्यान दो, आज जीएसटी स्टार्ट करने वाला हूं. जीएसटी भी 2 पार्ट है. 30% एमसीक्यूज आता है और 70% डेस्क्रिप्टिव. समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्टिव. तो 30% मतलब वही 15 मार्क्स का. 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, एक आंसर के लिए 2 मार्क्स, नो नेगेटिव. और पार्ट 2 डेस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहता है 15 मार्क्स का और एनी 2 फ्रॉम रिमेनिंग 3. यानी जीएसटी इतना पढ़ेंगे हम लोग ऑलमोस्ट 80-90 आवर्स. और एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन 1 कंपल्सरी और 3 में से 2, ओनली 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन, 90 आवर्स, 3 बुक्स. तो डोंट थिंक ऑफ मार्क्स, बिकॉज इंस्टीट्यूट आपको जीएसटी कंसल्टेंट बनाने जा रहा है. वंस वी कंप्लीट दिस, आप लोग हाफ जीएसटी कंसल्टेंट बन जाओगे. कुछ चैप्टर्स फाइनल्स में है, उसके नॉलेज नहीं रहेंगे, बट बेसिक्स डे टू डे काम अपना ऑफिस खोल के कर सकते हो. यू कैन वर्क एज जीएसटी कंसल्टेंट. फॉरगेट अबाउट सीए बनने के बाद तो अलग ही है. आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग जीएसटी कंसल्टेंट बन जाओगे. जीएसटी कंसल्टेंट इस लेवल पे आपको सिखाया जाएगा.
तो ये आप लोग अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में जरूर से लिखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न लिखेंगे। CMA को नहीं लिखना है, CMA का ये पैटर्न नहीं है। CMA को थोड़ा कस्टम भी देखना है, कस्टम भी देखना है CMA को। क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यस यारो लिखा आप लोगों ने। लिख लिया। आप लोग फोकस ओनली GST पे करना। भी जब इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को। छोड़िए इसको, हो गया बेटा। ये टैक्सेशन सब्जेक्ट्स में बहुत अमेंडमेंट्स आते, कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। तो आपके जो भी एग्जाम का डेट है उसके 6 मंथ्स पहले तक जितना भी अमेंडमेंट्स हुआ सब लगता है। ऑल अमेंडमेंट्स बिफोर 6 मंथ्स ऑफ योर एग्जाम, बिफोर 6 मंथ्स। उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन सा अमेंडमेंट। ये देखना, अभी हमारे पास जो बच्चे एग्जाम देंगे जनवरी 26 में देने वाले हैं। जिन बच्चों को जनवरी 26 में एग्जाम देना है उनके लिए फाइनेंस एक्ट 24 लगेगा। आपके लिए ईयर रहेगा 24-25। और बेटा जनवरी के पहले 6 मंथ्स, जनवरी छोड़ दीजिए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, उसके यानी जुलाई के पहले 30 जून 25 तक, 30 जून 25 तक जो अमेंडमेंट्स है, but it should be related to 24-25 only, that is applicable, because 30 जून 25 तो ये 25-26 ईयर में आ गया ना, बोलो भाई। तो आपको 25-26 ईयर्स नहीं देखना है। तो जिन स्टूडेंट्स का जनवरी 26 में एग्ज़ाम है, ओनली जनवरी 26 वाले ये लिखेंगे आप लोग। और सुन लो एक बार,
इस बैच में मई 26 स्टूडेंट्स के बच्चे भी पढ़ रहे जीएसटी। तो मई के पहले 31 अक्टूबर 25 तक, 31 अक्टूबर 25 तक, यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जून 25 पे है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 25 तक जितना भी अमेंडमेंट्स होएगा, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मई 26 एग्जाम। तो सर हम लोग तो अभी जून में पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 24, तो सर अपने को 25 चाहिए और अमेंडमेंट्स चाहिए, नो प्रॉब्लम। 31 अक्टूबर जब पार हो जाएगा तो आप लोग को एक अमेंडमेंट शीट मिलेगा। अमेंडमेंट शीट, थोड़ा ही अमेंडमेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें जितना भी चेंजेस आया है अभी वो सब कुछ कवर रहेगा आप लोगों को। 30 जून, आज भी 16 जून ही है, सही ना भाई? तो जो बच्चे जनवरी 26 में एग्जाम दे रहे हैं उनको भी एक्स्ट्रा अमेंडमेंट शीट मिलेगा। टैक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। और जीएसटी तो पता है, जब जब जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है तभी कुछ चेंजेस हो ही जाता है। सो बहुत अपडेटिंग होते रहना पड़ता है आपको। सिंस आप लोग हमारे पास आ गए, हमें पढ़ते रहना पड़ता है, हम आपके लिए पढ़ते हैं और हम लोग आप लोग को एक्स्ट्रा मैथ प्रोवाइड करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जनवरी 26 में एग्जाम दे रहा है, सिर्फ जनवरी 26 वाला ये लिखो, फॉर जनवरी 26 एग्जाम अमेंडमेंट्स अप टू 30 जून, जनवरी 26 वाला। और मई वाला, ये वाला लिखना, मई वाले बच्चे ये लिखेंगे, जिसका जब एग्जाम है वो वाला लिखना, फर्स्ट वाला तो नहीं चाहिए किसी के लिए। फॉर जनवरी 26 अमेंडमेंट्स अप टू 30 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अमेंडमेंट से ही पेपर बनता है बहुत। एंड फाइनेंस एक्ट 24, 25 आपका ईयर। एंड मई 26 स्टूडेंट्स योर अमेंडमेंट्स अप टू 31 अक्टूबर। और फाइनेंस एक्ट 25 चाहिए, तो 25, 26। इसलिए बेटा जनवरी वाले को तो पास हो ही जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा जनवरी का एग्जाम में रुक जाता है उसको टैक्स फिर से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाता है, ईयर भी चेंज हो जाता है। तो बहुत रिस्की है जनवरी वाले बच्चों का। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरा फिर से आपको टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, सब कुछ नया वाला बजट पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा कष्ट होता है, ये बाद में काम में आएगा आप लोगों को। यस, सो अब आप लोग को मैं धीरे धीरे सब्जेक्ट पे ले चलने वाला हूं। टैक्स, टैक्स क्या होता है आप लोग को बताया था ना। टैक्स इज अ फी लेविड बाई गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, इनकम पे, ये है टैक्स। सिंस वी आर स्टार्टिंग टैक्स, टी से शुरू करेंगे, टैक्स से। सो आज से क्या बोलेंगे, टैक्स क्या है बेटा, ये फी है। किसने लेवी किया है, गवर्नमेंट ने। किस पे, प्रोडक्ट पे, सर्विस पे या इनकम पे। क्यों लेवी किया है पता है ना, देश चलाने के लिए कितना लाख करोड़ चाहिए, 48 लाख करोड़। इसका कंसीडरेबल पार्ट कम्स थ्रू टैक्स। जैसे इंस्टीट्यूट चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, उसका कंसीडरेबल पार्ट इंटरमीडिएट से आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग, फी नहीं मांग रहे आप लोग से, कि आप लोग अच्छा से फी देते रहना। आप लोग नहीं दोगे तो फिर सेंटर कैसे चलेगा, तो आप लोग टैक्स नहीं दोगे तो देश कैसे चलेगा। फीलिंग्स आ रहा है, ओके आ रहा है, ठीक है। सो हो गया फर्स्ट पॉइंट, टैक्स इज अ फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, सर्विस, इनकम। सुनो, आप लोग ना प्रोफेशनल पढ़ाई करने आए हो और टैक्स सब्जेक्ट में बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला हूँ, रियल लाइफ, और एकदम डायरेक्ट जीएसटी के वेबसाइट से पढ़ाने वाला हूँ, उनके जहां से जीएसटी बनता है। आप लोग को ना पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, रटना भी है। क्या रटना, एवरीथिंग
यू हैव टू अंडरस्टैंड, थिंक ऑफ प्रैक्टिकली एंड मेमोराइज। उसलिए मेरे साथ बोलते रहना, सिर्फ पढ़ा के छोड़ने वाला नहीं हूं। और यहां से लॉटरी निकलेगा कल, जिसका नाम आ जाएगा उससे पूछेंगे व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये ब्लैक बॉक्स, एयरक्राफ्ट वाला ब्लैक बॉक्स नहीं। तो आप लोग पढ़ना, इसलिए बोलो अच्छी तरह से, टैक्स इज अ फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट सर्विस इनकम। सुनो ना, प्रोडक्ट और सर्विस पे जो टैक्स लगता है ना, प्रोडक्ट और सर्विस पे, तो जो प्रोडक्ट यूज करेगा, जो सर्विस यूज करेगा, कस्टमर देता है अपने पॉकेट से सप्लायर को, और सप्लायर देता है गवर्नमेंट को, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस जो उसको यूज करेगा उसके पॉकेट से टैक्स जाएगा। यानी कौन यूज करता है? कस्टमर। बट आप जाके गवर्नमेंट को नहीं दोगे टैक्स, आप सेलर को देंगे और सेलर गवर्नमेंट को, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट ओके? आपके कोचिंग फी, कोचिंग आप ले रहे हो, नॉलेज आपका बढ़ रहा है, तो जीएसटी आपको देना है। बट आप जाके डायरेक्ट मोदी जी मामा जी को देते हो क्या? यू पे टू प्रेरणा एंड प्रेरणा विल पे टू गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगते उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते। और इनकम 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 पे जो टैक्स लगता है, जो इनकम करता है वो खुद गवर्नमेंट को टैक्स देगा, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, वन इज डायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम, जिसने इनकम किया उसी से टैक्स लेना है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक ही एग्जांपल है, व्हाट? इनकम टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली बाय टैक्स पेयर। मैं एक साल में जितना इनकम करूंगा उस पे मैं खुद अपने पॉकेट से टैक्स भरूंगा। आई कैनॉट चार्ज दिस टैक्स फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है बेटा? इनकम पे। और प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो लगेगा उसे क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट ओके? इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? प्रोडक्ट सर्विसेज। एंड कौन बियर करता है बेटा? कस्टमर बियर करता है। कुछ एग्जाम्पल्स है, जीएसटी पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वैल्यू एडेड टैक्स पहले लगता था बताएंगे, एक्साइज ड्यूटी पहले लगता था बताएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आप लोग लिखने जा रहे हो। आप लोग को समझ में आया? पूरा जीएसटी का नोट्स आप लोग टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे। ये हमारे बुक में भी लिखा है अच्छी तरह से, बुक बाद में पढ़ेंगे। सो आप लोग अपने कॉपी में नोट 1 लिखकर लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पूरे कॉपी में लिखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट मेमोराइज्ड हो जाएगा।
यस हो गया सबका? तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोगों को मिल गया एक ही साथ। सो एक बार रिपीट कीजिए, फिर मैं चलूँ धीरे धीरे डायरेक्ट टैक्स पे और फिर इनडायरेक्ट टैक्स पे। व्हाट इज टैक्स? फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट सर्विस ऑब्लिक इनकम। वेरी गुड। सो इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा ये जीएसटी तो आपको पता ही है 1 जुलाई 2017 से आया। बिफोर 1 जुलाई 17 इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे प्रोडक्ट सर्विसेज पे, तो लोगों को कंप्लायंस करने पे बहुत तकलीफ होता था एंड देयर वर वेरियस डिफेक्ट्स पुराने जमाने पे। जैसे पहले वैट था, एक्साइज ड्यूटी, वो सब खत्म हो गया। बट आपको ना सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, बिकॉज आज जीएसटी तो आ गया बट कुछ कुछ जगह पे अभी भी पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम चलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे। इसलिए आप लोग को ना थोड़ा सा बिफोर जीएसटी के बारे में नॉलेज दूंगा, फिर उसके बाद जीएसटी में लेकर आऊंगा। आप लोग को बुक मिल गया ना सबको? आप लोग बुक खोलेंगे अपना, पेज नंबर 1 पे आएंगे। आगे जितना भी मैं नोट्स लिखा रहा हूँ सब कुछ बुक्स में आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है, बट आप लोग के पास ऑप्शंस है, बुक से भी पढ़ सकते हो, कॉपी से भी पढ़ सकते हो, बट बेटर यू स्टडी फ्रॉम योर कॉपी। बट पूरा डिटेल में चाहिए तो बुक में, और इजी टू मेमोराइज चाहिए तो कॉपी से। लुक हियर क्या लिखा है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? इफ आई आस्क यू, यू कैन से ना कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बोलो बेटा, ये किस पे लगता है बेटा? इनकम पे। A direct tax is a kind of tax imposed directly on taxpayer and paid directly to the government by person on whom it is imposed. A direct tax cannot be shifted. Direct tax का burden cannot be shifted. और example क्या है बेटा? Income tax. Is it cool? Yes. Indirect tax are transferable from one person to another. Burden shifted to किसको, किसके ऊपर burden रहता है? Indirect tax कौन पे करता है? कंज्यूमर। कौन पे करता है? कंज्यूमर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, रिग्रेसिव। आगे बताएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से सारा इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज होके क्या बन गया बेटा? जीएसटी। तो आपको ना एग्जाम में कभी केबीसी खेलना पड़ सकता है कि जीएसटी कब से आया इंडिया में, तो बोलना 1 जुलाई 2017। बट जेएनके में 8 जुलाई 2017। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। जेएनके में 8 जुलाई 2017। जेएनके का डेट ऐसे 1 जुलाई 17। सो जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 17 से, एंड इन जेएनके इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 8 जुलाई। नाउ वी हैव गॉन थ्रू डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? ये डिफरेंस आप 3-4 तो खुद बोल देंगे। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, किस पे? इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट या सर्विस पे। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, आई कैनॉट शिफ्ट दिस बर्डन टू यू, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट करते हैं, किस पे? कंज्यूमर पे। दो समझ में आया क्या? और सुनेंगे डायरेक्ट टैक्स हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। 1 साल का इनकम, 1 ईयर का इनकम करने के बाद पे करना होता है।
यू अर्न इनकम थ्रू आउट द ईयर, एक साल इनकम करो उसके बाद टैक्स दो। तो डायरेक्ट टैक्स पहले इनकम करते फिर बाद में देते। बट आप शॉपिंग करने जाओ, पहले पैसा दो फिर प्रोडक्ट मिलता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स पहले गुड सर्विस मिलने से पहले देना पड़ता है। जैसे आप प्रेरणा में पढ़ने आए तो पहले पढ़े ना, पहले फी दिए, यू पेड फी फर्स्ट, you paid GST first and after that you are receiving service. So कुछ सेगमेंट पे GST इनडायरेक्ट टैक्स पहले पे करना होता है फिर बाद में गुड सर्विसेज। इनकम टैक्स नहीं, इनकम पहले करो फिर टैक्स दो, समझा क्या? बट इनडायरेक्ट टैक्स पहले टैक्स दो फिर प्रोडक्ट सर्विस मिले, समझा क्या? बेटा समझ में आ रहा है? बुक्स नहीं देखना आप लोग, मेरा बात सुनना, मैं समझाऊंगा, मैं याद कराऊंगा। जो नए नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे को तो पता ही है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस नंबर 1 क्या बोला था? डायरेक्ट टैक्स इनकम पे, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट सर्विस पे। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स इनकम आने के बाद देना होता है और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट सर्विस आने से पहले। इज इट ओके? बिफोर यू रिसीव प्रोडक्ट सर्विस यू हैव टू पे टैक्स, यू पेड इन प्रेरणा ना बेबी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, थर्ड। फोर्थ नंबर क्या है बेटा? डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत टफ है। डायरेक्ट टैक्स मैं इनकम किया मेरे पॉकेट से देना होता है, सो वेरी टफ। बट इनडायरेक्ट टैक्स आई डोंट पे फ्रॉम माई पॉकेट, आई कलेक्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट पॉकेट एंड देन गिव इट टू सर। सो डायरेक्ट टैक्स देने में पिंच करता है, यहां पे डायरेक्ट यहां लगता है, हाँ। और इनडायरेक्ट टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं लगता है कि वो पिंकी बेटी का पैसा है, वो निशांत लल्ला का पैसा है, मेरे पॉकेट से थोड़ी ना जा रहा है। वो शिवानी रानी का पैसा है, वो पक्का राशि का कई पैसा है। सो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन टफ है गवर्नमेंट के लिए, बट इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी है बिकॉज प्रेरणा ट्यूटोरियल्स कलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंड पे। बट डायरेक्ट टैक्स किधर से जाता है? सीधा इधर से जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन टफ है और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी है। और सुनो ना, इस पेन का दाम 10,000 रुपीज है, मैं भी खरीदूं तो भी 10,000, एक रिक्शा वाला भी खरीदे तो भी 10,000, अंबानी अदानी विराट कोहली खरीदे तो भी 10,000। सो इस पे जो टैक्स है सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल, टैक्स अमाउंट चेंज नहीं होता है। बट इनकम टैक्स जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे ना, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है ना, टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। टैक्स रेट 5% है, 20% है, 30%। जितना प्रेरणा अमीर बनते जाएगी ना, टैक्स रेट बढ़ते जाता है। उससे ज्यादा अमीर मत बनना, ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। वो बोलती है सर बनेंगे, देंगे सर बनेंगे। सो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है। क्या है बेटा? प्रोग्रेसिव। ऐसे बता दूं, डायरेक्ट टैक्स हम लोग को डी भी पता नहीं आज। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, योर इनकम 10 लाख के ऊपर होने से, किसके? 10 लाख, 30% टैक्स ऐसे उठा के ले जाता है गवर्नमेंट सीधा। कितना परसेंट? 30%, सीधा एकदम यहां चुपता है, 4 दिन तो नींद नहीं आता है। 30% उठा के लेके चला गया। कितना? और जीएसटी में क्या है? सबके लिए इक्वल, सबके लिए इक्वल। तो रिग्रेसिव इन नेचर। क्या बेटा? रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, ऐसे बढ़ते जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे बढ़ते ही नहीं है, इक्वल। डन?
तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स पिंच करता है सीधा और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट के अंदर है। आप लोग टैक्स दिए हो, आप लोग को पता भी नहीं कितना टैक्स दिए हो, वो फी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर ऐसे में बोलो आपका फी 78,000 प्लस 18%, प्लस 18%, वाह इतना टैक्स, लेकिन उसके इंक्लूड करके दिया तो दिया, बट पता भी नहीं चलता, जा रहा है आपके पॉकेट से, फीलिंग्स नहीं आ रहा है। और इनकम तुम अलग से लेते तो अलग से दिखता है, पिंच करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ का झटका लगता है, फील भी नहीं होता है। जिन्होंने भी 78,000 फी दिया उसको टैक्स बताओ तो सीधा बेहोश हो जाएगा, ऐसे बेहोश हो जाएगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं रहता है वो प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर होता है। पहले प्रेरणा में ऐसे फी रखे थे, पता है 60,000 प्लस जीएसटी। पेरेंट्स आके ना माथा खराब कर देता है, इतना रुपया टैक्स देगा, नहीं सर टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है टैक्स तो लेना ही पड़ेगा, तो अब टैक्स ही नहीं बताते इस पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स आराम से देख के हंसते हंसते चला जाता है। अलग से लो तो ओला लाला, और उधर दे लो तो पता भी ना चले। सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट ओके? 5 पॉइंट बताओ बेटा, रटना है। फर्स्ट थ्योरी जीएसटी का, डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी, एकदम एग्जाम के लिए। और कल मैं पूछूंगा जिसका लॉटरी में नाम आएगा, निशांत का ही आता है हमेशा, और शिवानी का आता है। शी स्टार्टेड क्राइंग राइट नाउ। ये बहुत लकीस्ट बेबी हम लोग के क्लास का, हमेशा इसी का नाम आता है। शी ऑलवेज कम्स इन से हाँ सर पूछो। अच्छा है, वो बोलती है कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड सर। क्यों? भगवान का आशीर्वाद है, रोज पढ़ के आते हैं आपके डर से, बहुत पूजा करते हैं इसलिए भगवान इसी का नंबर डालते हैं, इसलिए पढ़ के आना पड़ता है। क्या नए नए लोग भी आए, उनका भी किस्मत तेज हो सकता है। ये अब आईडीटी में जाने वाला हूं मैं। लास्ट पॉइंट बिफोर दैट, एकदम जीएसटी में लेके जाऊंगा बेटा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी? डीटी इनकम पे, आईडीटी प्रोडक्ट सर्विसेज पे। डीटी बर्डन्स cannot be shifted, IDT shifted. DT is paid after income is earned, IDT is paid before, after, no, before good services received. DT collection tough, IDT collection easy. DT progressive, IDT regressive. और DT का एक एग्जाम्पल इनकम टैक्स, IDT का एग्जाम्पल जीएसटी। अब मैं धीरे धीरे आईडीटी में जाऊंगा, आप लोग कंफर्टेबल है? एक तो ये आपको दिख रहा है, ये लिख सकते हो, और एक है ये, शॉर्ट में देखो डिफरेंसेस, एकदम टू द पॉइंट पे देख लो, जो मैंने वो लिखेगा। एक तो आपके बुक में डिफरेंसेस, डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्रोडक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स पेड बाय पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्ट टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स पेड आफ्टर इनकम इज अर्नड, indirect is paid earlier before reaching consumer. Direct tax collection is tough, indirect tax collection is easy. Direct tax is progressive, indirect tax is regressive. Direct tax का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स, वैट। अभी मैं इंडायरेक्ट टैक्स में जाऊंगा तो पूरा कस्टम, एक्साइज, जीएसटी, एवरीथिंग ऑल से स्लोली स्लोली। आपके मैट पे भी है, यहाँ भी है। इसको एक न्यूमेरिक्स में डाल दिया, आई पे इट। आई का मतलब इनकम, पे मतलब पेड नहीं चाहिए, ए मतलब आफ्टर, वाई मतलब वेल्डिंग, आई मतलब इंक्लूसिव, टी मतलब टैक्स। इसको नहीं करने से भी होगा। कहीं कहीं पे न्यूमेरिक्स हम लोग यूज़ करेंगे जो बहुत सारे पॉइंट्स है, याद करने में तकलीफ होता है। ये सिंपल तो था, सक जाएंगे ना बेटा? तो फटाफट नोट नंबर कौन सा होने जा रहा है बेटा? नोट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट हो गया था ना, नोट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डीटी आईडीटी। ये जो छोटा छोटा बॉक्स में लिखा है, नहीं लिखने से भी हो जाएगा।
Yeah, difference between dt IDT, make two columns and copy this. Yes, this is done. So ये हम लोग फर्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट देखें. बताइए बेटा क्या है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट. डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी. टेक्स्ट की क्लास में सब याद करके जाना होता है आपको. बताएंगे dt on income, IDT on product services. dt burden cannot be shifted, IDT burden shifted to consumer. dt paid after income, IDT paid before goods services received. dt collection tough, IDT collection easy. dt प्रोग्रेसिव, IDT रिग्रेसिव. प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव मतलब समझा क्या? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इनकम बढ़ेगा टैक्स भी बढ़ेगा, और रिग्रेसिव का मतलब सबके लिए सेम. मोदी जी भी ये पेन आके खरीदेंगे ना तो भी 10,000 ही क्या फ्री में देते, अलग बात है, टैक्स वही रहेगा. इज इट ओके? अंबानी अदानी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी खरीदे तो भी यही, ठीक है, और आरजी भी खरीदे तो यही, सबके लिए. तो रिग्रेसिव. इज इट ओके? अब हम लोग चलने वाले IDT में. नोट नंबर क्या बेटा? 3. यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है. या बोर्ड पे देखेंगे जो IDT जहां से कंट्रोल होता है
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, दिस इज द मेन, जहां से सारा आईडीटी बनता है, जहां से कंट्रोल होता है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे यहीं से इंफॉर्मेशन लोगे। तो डीटी कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, वो हम लोग जानते नहीं है। आईडीटी का सारा कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक बोर्ड है, क्या नाम है बेटा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बोलो बेटा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CBIC। CBIC इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही और साथ में कस्टम भी है, तो डरना मत, कस्टम आपको फाइनल में पढ़ना है। CBIC हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ही है, और यहाँ पे आप लोगों को सारे कुछ मिलेंगे टैक्सेस के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। जितना भी आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स में काम करोगे ना, सब इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी अमेंडमेंट्स देखते हैं ना, यहीं से आके देखते हैं। सो आप लोग को यहाँ पे इसके अंदर GST का भी पोर्टल मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंदर GST का पोर्टल मिलेगा। पूरा GST का एक्ट, रूल, फॉर्म, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जब भी कुछ चेंजेस लाना है तो सर्कुलर, नोटिफिकेशन, शायद दिख नहीं रहा है ना उधर, ओके, ये सब गवर्नमेंट लाती है, जो आपको यहीं से चेक करना है सब कुछ, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शन। GST कॉमन पोर्टल है, सारा का सारा काम GST पे ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन भी काम करना सिखाऊंगा मैं, ऑनलाइन सारा का सारा ऑनलाइन काम करना सिखाऊंगा। तो ओनली बुकिश नॉलेज तक नहीं रहेगा, पूरा एकदम आप ऑफिस में बैठकर पोर्टल खोल के रियल लाइफ पे जो काम करते वो दिखाएंगे, इसलिए आपको GST बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ओनली बुक से पढ़ने से कुछ मैकेनिकल लगता। आप देखोगे प्रेरणा का पोर्टल से लॉगिन करके प्रेरणा के साथ जो भी GST का काम होता है सब कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, और सारी डेफिनेशन सब कुछ यहीं से आपको मिलने वाला है। तो याद रखना, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे, कुछ भी चाहिए तो कौन सा साइट खोलोगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC। कभी टर्म मिलेगा CBIC तो डरना नहीं आप लोग। तो नोट नंबर कौन सा आ रहा है बेटा आपके कॉपी में? अभी 3। तो ध्यान से सुनेंगे 3 नंबर नोट्स पे क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर 1717। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स का नाम आपको जानना जरूरी है। एक होता था वैट, नाम सुने? वैल्यू एडेड टैक्स का वैट, बताएंगे क्या होता है। फिर एक होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी बताऊंगा। फिर एक होता था एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और एक सर्विस टैक्स, और कस्टम भी है, कस्टम ड्यूटी। तो बेटा कस्टम ड्यूटी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, वो अभी भी है। अब क्या किया, वैट, CST, एक्साइज, सर्विस, और भी छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स थे, सबको मर्ज करके इंडिया में एक टैक्सेशन सिस्टम आ गया, GST। ऑब्जेक्टिव की इतना मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स था, इतना कंप्लायंस करना पड़ता था, लोग बिजनेस करें न इतना नियम माने। बिजनेसमैन वेरी टोटली प्रॉब्लम में थे, इनको लेके डिस्टर्ब होता था। तो रोहित को डिस्टर्ब ना होए,
उसलिए गवर्नमेंट ने सबको मिलाकर एक सिस्टम कर दिया जीएसटी। सो बट बिफोर 2017 ये सारे टैक्सेस थे जो आपको थोड़ा सा जानना है, बिकॉज आज वैट है ना नहीं है, आज वैट है ना खत्म हो गया, खत्म। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स भी नहीं है। बट कुछ कुछ केसेस पे जीएसटी अभी तक लगा ही नहीं फुल फ्लेज, तो फिर वो जीएसटी भी नहीं रहेगा, पुराना भी नहीं रहेगा, तो बच जाएगा। तो आज पुराना नियम भी चलता है, बट उन जगह पे जहां पे जीएसटी नहीं आया, इसलिए हमारे टैक्स कंसल्टेंट को फॉर नॉलेज पर्पस सीखना पड़ेगा व्हाट इज वैट, कैसे काम होता है, what is CST, what is excise, what is service tax, little bit knowledge required, is it okay? And after that थोड़ा सा custom in final, custom कहाँ पे है, CA final पे, that we don't have to discuss right now, but ये 4 पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद from 1st जुलाई स्टार्ट करेंगे। नोट नंबर 3, indirect taxes before 1st July, indirect taxes before 1st July, एरो मार के लिख देना। ये सबका नाम लिख देना, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। लिखा क्या? या अब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को वैट के बारे में 2 लाइन बताऊंगा। स्टार्ट करो। इसी के अंदर नोट नंबर 3 चल रहा है ना, 4 नहीं चलेगा, हाँ 3 चलेगा अभी, ओनली 3। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स ये ना एक सेल्स टैक्स था, ये एक सेल्स टैक्स है ऑन विद इन द स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल, जो एक स्टेट के अंदर सेल होता है ना, जैसे ए ऑफ असम, जैसे जी ऑफ गुवाहाटी ने कोई सेल किया जे ऑफ जोरहाट, तो बेटा गुवाहाटी जोरहाट सब कहाँ पे है बेटा, असम में है ना। तो असम से असम के अंदर बेचेंगे ना कोई सामान, उसको इंट्रा स्टेट सेल बोलते थे। विद इन द स्टेट कोई बेचेंगे इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल। उस पे क्या लगता था, वैट, क्या लगता था बेटा, वैट। और स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था, कौन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। असम से असम में कोई भी सामान बेचेंगे तो वो पैसा जो टैक्स होता था असम गवर्नमेंट को मिलता था। अभी असम गवर्नमेंट मामा जी चलाते ना, मामा जी को मिलता था, मामा जी को, सारा मामा जी को, सब मामा जी को। या दिस इज वैट। मतलब हंस रहे तुम लोग क्यों भाई, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं मामा जी के नाम में, तो कुछ तो हंसा तुम लोग आपस में। 10,000 का सेल है और वैट 10%, तो 10,000 पे 10% 1,000, तो बिल बनता था बेटा, बिल बनता था कितना का, 11,000। दिस इज समथिंग जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ वैट, इतना जानना जरूरी है। इतना समझ में आया आप लोगों को ब्रदर, समझ में आया? सो व्हाट इज वैट, levied by state government on intra state sale,
इंट्रा नहीं समझोगे, विद इन द स्टेट सेल। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल के अंदर बेचेंगे तो विद इन वेस्ट बंगाल, वो दीदी के पास जाता है, इधर मामा इधर दीदी। अरे वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में माल बेचेंगे तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्स, सो दैट इज कॉल्ड दीदी, ममता दीदी। ये वर्ड नेम ऑफ ममता दीदी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कोई बात नहीं। एंड यूपी से यूपी में माल बेचेंगे तो बाबा के पास जाता है, बाबा, ये मामा, ये दीदी, ये बाबा, यही सब है इंडिया में। अरे बाबा, योगी बाबा के पास जाता है। सो विद इन द स्टेट इंट्रा, ये इंट्रा और इंटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबन 50-60 क्वेश्चन एक प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आकर पता करना पड़ता है इंटर कब है, इंट्रा कब है, पक्का आने वाला है, एग्जाम में हमेशा आता है। सो विद इन द स्टेट सेल इंट्रा, उस पे स्टेट गवर्नमेंट लेवी, ठीक है ना, टैक्स। इज इट ओके? एक लाइन थ्योरी, वन एग्जाम्पल। चलो लिखेंगे बेटा। और पढ़ते समय एकदम ऐसे सीखना कि मतलब मेरे को ऑफिस में बैठ के काम करना है। क्या बेटा? काम कर, इतना अच्छा से सीखना। और आपको पता नहीं कि कितना करोड़ों करोड़ों का कमाई देने वाला है आपको। आप लोग स्टूडेंट के हिसाब से मत सोचना, स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग सोचते थे ना कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो, ऐसा। और जिस दिन से मैंने होश संभाला, सर बताया कि बेटा ये जो पढ़ाई कर रहे हो ये पास होने से नहीं, ये तो आपका जिंदगी भर का है, तब से एकदम अलर्ट हो जाओ। तब लगता था हे भगवान क्लास ही खत्म मत हो, जल्दी कमाई करे, ऐसे लगता था। सो डोंट थिंक लाइक स्टूडेंट, नहीं तो फिर लगेगा कि कब छुट्टी। थिंक कि मैं कंसल्टेंट बन रहा हूं, क्या आई हैव टू अर्न मनी थ्रू दिस नॉलेज फॉर लाइफ टाइम। तब फिर ये विल से कि मैं छुट्टी करूं तो आप बोलोगे अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी जाना क्या, ऐसे बोलोगे। when you think like you are going to become a consultant, ठीक है ना। वैट लिखा, it is levied by state government, it is levied by state government on intra-state sale, intra-state sale, that is within the state sale, yeah, it is levied by state government, ठीक है। और इंट्रा स्टेट सेल, क्लियर है बेटा? ये आज है ना नहीं है? नहीं है, बट सेलेक्टेड आइटम्स के लिए है जिसको टेम्पररी जीएसटी से बाहर रखा है। जब मैं जीएसटी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आज तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, आज तो उसके पहले ही कई बात कर रहे हैं, तब आप लोग को पहला दिन जब स्टार्ट करेंगे बोलेंगे देखो इसको हटा दिया है, इसमें क्या है, तो आप लोग बोल देना सर इसमें वही वाला है जो आप कल पढ़ाए थे, समझा ना। इसलिए जरूरी है, नहीं तो निशान सोच रहा होगा सर ये तो काम ही नहीं, अब क्यों पढ़ रहा है, इसका भी कोई रीजन है। यहां बैठ के मैं कुछ भी पढ़ाता हूं ना, उसका रीजन है। टाइम पास करने का किसके पास टाइम है? एग्जाम्पल ये छाप लो, ये कॉपी कर लो। जी ऑफ गुवाहाटी सेल, जे ऑफ जोरहाट इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल वैट 10%, इंट्रा स्टेट सेल वैट 10%, वैट 10%, इज इट ओके? वैल्यू एडेड टैक्स 10%, सेल वैल्यू 10,000, वैट प्लस करके एक बिल बनेगा 11,000 का। डन? आगे बढ़े? यस, वेरी इंटरेस्टिंगली दारू भी तो बेचते हैं आसाम में, दारू वाइन, उसका अलग ही नियम है,
उसका स्टेट गवर्नमेंट का अलग एक्साइज ड्यूटी होता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग कल। ये खत्म, समझ में आ गया। सो वैट खत्म। वैट का पैसा किसके पास जाएगा? ये किसके पास? अरे नाम बताओ। आसाम गवर्नमेंट किसका है? बोलने का नाम तो हमारा है, बट सब कुछ किसके पास है? मामा के पास। ओके, तुमको पता नहीं ना? कब पता? अभी भी? ओके। अरे हमारे चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी है ना, हाँ, तो उनको मामा बोलते हैं। गुजरात का ये मध्य प्रदेश के भी जो वो थे ना, हाँ, पहले जो सीएम थे वो भी मामा फेमस थे, वो पहले फेमस थे, अभी बाद में हुए। अब यूपी में तो बाबा, यहाँ तो मामा, एंड वहाँ दीदी, अभी और बाकी है ना बहुत कोई आना वाला, तो इंडिया में रिलेशन बहुत है ना, और भी चाचा, दादा, वो सब भी आएंगे, बुआ, सब आएंगे। स्लोली स्लोली दिस इज डन। यस, वैट। सुनो ना, ये नोट नंबर 3 के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट है बेटा सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST, हेडिंग लगा देना 3 के अंदर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। या ये क्या होता है सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। W ऑफ वेस्ट बंगाल ने सेल किया A ऑफ आसाम को, W ऑफ वेस्ट बंगाल ने सेल किया किसको सामान? A ऑफ आसाम को। सो 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड, एक वेस्ट बंगाल और एक आसाम। और पहले क्या होता था, यहां पे CST नहीं था तब, वेस्ट बंगाल के मालकिन तो दीदी है, दीदी बोलती थी वेस्ट बंगाल से सेल शुरू हुआ, टैक्स तो हमें देना पड़ेगा, टैक्स तो আমাকে देते होबे। बेंगोली नहीं समझोगे सब कोई। বেঙ্গল থেকে সেলস হয়েছে, কোথায় দিকে? বেঙ্গল থেকে, তো ট্যাক্স বেঙ্গল गवर्नमेंट के देते होबे, ठीक है। अब मामा क्या बोलते थे? আমার অসমত আহি সেল কমপ্লিট হইছে, আমাকে দিব লাগিব, আমাকে দিতে হবে, আমাকে দিব লাগিব। उधर दीदी मामा दोनों चिल्ला रहे, और बीच में बाई मिस्टेक एक बिहार का बॉर्डर पार हो गया। उधर नीतीश बाबू हमके भी देवे के पड़ी, हमार बिहार से जाता, और उड़ीसा भी आ गया, उड़िया नहीं आता है, हमें भी देना पड़ेगा, उड़ीसा से भी जाता है। बाप रे, एक सेल 4 टैक्स, ऐसा एक लैंग्वेज आता भी नहीं है। मैं दुकानदारी छोड़ दो न, 4 सीएम से लड़ो, 4 सीएम आ गए ना, देते होबे हमके टैक्स देते होबे, हम बिहारी बाबू गमछा बांध कर ट्रेन रोक देंगे, हमको देना पड़ेगा। और उड़ीसा में भी तो लगेगा, उधर का पता नहीं। और याद तो एकदम फटफट कोई दे बिया थुमाबो दे दिम टैक्स दिया अगर। अरे हंस रहे हो तुम लोग, हंस रहे हो, इधर इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेल पे 4 भाई बहन लोग लड़ रहे। अरे भारत माँ है ना, माँ के संतान है ना, तो ये चारों तो बेटा ही है ना, तो आपस में भाई बहन। यहाँ पे तुम लोग दीदी भैया मत बोलो, अलग बात है, बट भारत माँ के नजर में तो ब्रदर सिस्टर ही है ना। तो भारत माँ ने ऊपर से देखा कि हमारे चारों संतान आपस में लड़ रहे, डिशुम 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 डिशुम। तो माँ ने आके बोला, क्या बात है बेटा? दीदी पहले बोली, देखिए माँ, ये हमारे यहाँ बंगाल से सेल हुआ है, टैक्स तो हमें देना चाहिए। भारत माँ ने सुन लिया। फिर वो बिहारी बाबू आए, ये देखिए देखिए, ये देखिए, ये हमारी जमीन से जा रहा है, रेलवे ट्रैक इधर है, दीजिए। फिर गुजरात के भी आए, गुजरात नहीं, उड़ीसा के है, और असम के भी मामा गए, सबको बैठा के बोले, आप लोग एक ही फैमिली के मेंबर हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो वैसे बांग्लादेश आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, तो लड़ो मत। जब कोई 2 स्टेट इन्वॉल्व होगा
तो भारत माँ की जय हो, भारत माँ डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? भारत माँ। लेवी करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट वो स्टेट करेगा जहां से सेल शुरू हुआ, जहां से सेल शुरू हुआ, बाद में बांट लेंगे, अभी झगड़ा मत करो। नहीं तो उधर बिहारी बाबू रास्ते में रोक दिए थे ट्रेन, और उड़ीसा का वो भी रास्ते में रोक दिए थे, और आसाम के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, बेचारा सामान मर रहा था। तो सीएसटी लेविड बाई कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सेल। कौन सा सेल? सेल। ये चाहिए नहीं आप लोग को, हाँ बेटा, बट टर्म मिल जाएगा। कलेक्टेड कलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, जहां से सेल शुरू हुआ, कलेक्टेड बाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इज इट ओके? नॉलेज के लिए इतना। जब कोई प्रोडक्ट का सेल में दो स्टेट इन्वॉल्व है तो वो उसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि टैक्स कौन लेगा, कहाँ जाएगा, आपस में डिशुम हो जाता। तो भारत माँ ने आया और क्या बोला? बेटा लड़ाई मत करो आपस में, ये मैं देख लेती हूँ। लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा सेल पे? इंटर स्टेट। आप लोग को समझ में आया? इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट। एंड कलेक्टेड बाई द स्टेट फ्रॉम वेयर सेल्स ऑरिजिनेटेड। कलेक्टेड बाई स्टेट फ्रॉम वेयर सेल्स ऑरिजिनेटेड। अब जब आसाम से वेस्ट बंगाल जाएगा तो इस सेल को क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सेल। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। एंड हु विल लेवी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड हु विल कलेक्ट? असम गवर्नमेंट। फिर वो उसको बांटने का एक सिस्टम होता है, दो स्टेट इन्वॉल्व है, दोनों को बांटना होता है। तो वो सब सीखना नहीं है बांटना, बट टर्म्स समझ में आ गया ना? तो दोनों सेल पे लगता है। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे क्या किस पे वैट, किस पे सीएसटी लगेगा? दोनों सेल्स टैक्स है। किस में वैट? इंटर मत बोलो, टफ है। विद इन स्टेट बोलो, आसान है। आप जब कंसल्टेंसी करना तब इंग्लिश फेंकना। स्टेट के अंदर सेल है तो वैट, और एक स्टेट, दो स्टेट इन्वॉल्व है तो सीएसटी। दैट्स ग्रेट। वैल्यू 10,000। सीएसटी का रेट थोड़ा सा कम था, से 4% था, 4%। तो फिर कितना आ जाएगा? 400। तो बिल कितना का बनेगा? 10,400। इज इट कूल? नोट लिखा क्या? नोट नहीं लिखा ना? इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे ना? लिखेंगे। CST is levied by central government. CST is levied by central government. Levied by central government on interstate sale. On interstate sale, but collected by state. From where sales originated. Collected by state from where sales originated. Levied by central government but collected by state from where sales originated. Is it okay? मिस हो गया? वाह, ग्रेट। इसको कॉपी कर लो बेटा।
ये डन। समझ में आया सबको? यस, दिस इज ऑल अबाउट CST। तो कभी सेल्स टैक्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जब सेल करेंगे ना, कभी वैट कभी CST लिखा रहेगा, तो ये समझना कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST नहीं आया अभी तक। क्या नहीं आया? GST क्या होता है पढ़ा भी नहीं, कल पढ़ेंगे। व्हाट इज GST कल पढ़ेंगे। तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग बेचेंगे विद इन द स्टेट तो वैट लग जाएगा, लेकिन एक स्टेट से दूसरा स्टेट आएगा तो CST लग जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर कुछ दिन बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी GST में आ जाएगा, तब धीरे धीरे वैट और ये CST खत्म हो जाएगा। अभी टेम्पररी एक दो जगह के लिए है, समझ में आया क्या? और उतना नहीं चाहिए, बट आपके प्रोफेशन में तो काम आएगा ना जब तक वो सब है। तो आज हम लोग व्हाट इज GST भी नहीं पढ़ेंगे, कल आके पढ़ेंगे, बट ये समझ जाओगे ना तो GST में थोड़ा आसान लगेगा। ये हो गया। और एक था एक्साइज ड्यूटी, था ना, लिखना एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ध्यान से सुनना, ये लेवी होता था ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। जब कोई लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में माल बनता है, माल बनने पे टैक्स लगता था, माल बनने पे, बेचने पे भी लगता था, दो बार टैक्स लगता था। जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो टैक्स लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता था, उसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था, ये एक्साइज ड्यूटी भारत माँ के लिए था। लेवी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। अभी लिखना मत, समझना। हाँ, आप लोग को मैं समझ लिया कि टैक्स में जीरो हो, टैक्स का T से समझाना शुरू किया। टैक्स तो देना नहीं चाह रहे थे आप लोग को देने लायक बनाया, फीलिंग्स लाया। अब आगे और फीलिंग्स को बढ़ाने दो। टैक्स एक्साइज ड्यूटी कौन लेवी करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या काम करने पे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइज का एक एक्ट था, वहां पे लिखा था ये सामान आप इंडिया में बनाओगे तो एक्साइजेबल है, बनाने पे टैक्स, और फिर बना के बेचेंगे तो फिर उसमें सेल्स टैक्स या वैट। तो एक ही काम प्रोडक्ट पे दो बार टैक्स लगता था, माल बनाने पे एक्साइज, और बना के क्या रखेंगे ना, बेचेंगे तो फिर या तो वैट या CST। वो डिफेक्ट्स, एक गलती का दो सजा, वो डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए GST आया। तो इतना ही है। एक्साइज ड्यूटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स अदर देन दारू, अदर देन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो दारू पी के आसाम में दारू पिएंगे तो तोड़ फोड़ भी आसाम में करेंगे, बट इसका टैक्स दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। दारू पीने वाला पीने के बाद तोड़ फोड़ करेगा आसाम में, और दारू का मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स दे देंगे दिल्ली में। तोड़ फोड़ होगा आसाम में, पैसा जाएगा दिल्ली में। नहीं चलेगा, ऐसा अंधा कानून नहीं चलेगा। इसलिए दारू पे एक्साइज, सेंट्रल का एक्साइज नहीं लगता था, स्टेट एक्साइज लगता था। क्या? स्टेट। दारू पिएगा निशान गुवाहाटी में, तोड़ फोड़ करेगा निशान गुवाहाटी में, इसका टैक्स का पैसा इधर ही यूज होना चाहिए, कैसे जाएगा दिल्ली में? तो दारू जिस राज्य में पिएंगे उस राज्य में टैक्स जाएगा, दारू बनाने पे टैक्स उसी स्टेट में जाएगा। फीलिंग्स जबरदस्ती तो नहीं पड़ा। ओए, नशा किसको आ गया?
सैटरडे को पीना भाई, आज मत पीना, पूरा वीकडेज खराब हो जाएगा। मंडे को दारू मत पीना तुम लोग, जितना पीना है सैटरडे को पीना, संडे को आराम से उठना। खबरदार कोई मंडे को दारू पिएगा, पीने से भी थोड़ा एक सिप लेना, ज्यादा मत लेना। ट्यूशन खराब मत करना मेरा, बट होमवर्क करने के बाद पीना, मत बोलना कि पी लिया नशा नहीं खुला। डोंट से ऑल दिस थिंग्स। प्रोफेशनल है, पी लेगा, क्या प्रॉब्लम है, बट पीना होश में पीना, तो नशा उतार देंगे इधर क्लास में आके। और प्लीज कम 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 बेबी कम, इन लोग पीने दो। हम लोग तो दूध पीते, अमूल कूल पीते, कॉफी पीते, दारू तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है। कम तुम लोग क्या सिखा रहे हैं मेरी गुड़िया लोग को? ऐश आउट। लिसन, ये जो दारू जो पियक्कड़ लोग होते हैं ना, हाँ वो लोग तो इधर ही तोड़ फोड़ करेंगे ना। तो एक पहले स्टेट, आज भी है, स्टेट एक्साइज होता है, तो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता था। ओके बेबी, ये बता दे, दारू बनाएगी, बना के पिला देना उनको, तुम पीना मत। इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, स्टेट लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी को पूरा अच्छा से लिखना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लिख दो, अच्छा रहेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर यू कैन। और पता है ये जीएसटी में भी लिखा है, जीएसटी में भी कल पढ़ेंगे ना, खूब डेफिनेशन बोलेंगे, बोले अदर देन ऐसे बोलेंगे तो हिसाब लगेगा दारू दारू बच गया जीएसटी से। कल बोलेगा, कल कितना खुश हो जाएगा पियक्कड़ इंसान लोग। अरे उधर हंस रही है, उधर भी कोई पीने वाला है क्या? नहीं, मेरे को तो पता नहीं, गुड़िया लोग पीता है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। कोई पीते होंगे तो कोई बात नहीं है, बट मेरी नॉलेज में तो नहीं पीते। गुड़िया लोग तो दारू पीता नहीं है, मैंने देखा नहीं, मैंने इनको पीते हुए देखा। आई मीन बॉयज को, निशान को स्पेसिफिकली नहीं। निशान ऐसे देख रहा था, मेरे को कहा देख लिया आपने, छिपा के पी रहे थे। अरे देख लिया। निशान ने कहा सर कब देख लिया आप हमको? देख लिया, पूरे बाजू में मैं भी बैठ के पी रहा था। प्लीज चलो पढ़ाई करते। दारू की बात सुनने के बाद तो पूरा एनर्जी आ गया। रोहित पहला बार हंसा आज क्लास में। टैक्स में ऐसे ही करने वाले लोग, जीएसटी बहुत फन, बहुत मस्ती। बट आप लोग ना ये ध्यान रखना, ये मेरा जो प्यार है आप लोग के लिए मेंटेन करना। जो कॉपी में लिखा था वही पूछेंगे, तो इतना तो आप लोग याद कर ही लोगे ना। मैं क्या सिर्फ लिखा के छोड़ रहा हूँ ना, याद करा रहा हूँ बेटा, याद करा, और पूरा ऐसे ही कराएंगे, आपको डरना नहीं है। मेरा पेपर तो एकदम, बस जितना मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा घर में पढ़ लो, एटलीस्ट उसको रख लो। 75% तो मैं कराई, तो 25% घर में करना हो जाएगा, बस पास हो जाएगा। जो बच्चे नए नए कि सीए होगा कि नहीं, 4 घंटा 5 घंटा, मेरा क्लास तो 5 घंटा पता भी नहीं चलेगा आप लोग को। अभी 1-2 दिन पता चलेगा क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलाने, उसके बाद तो ट्यूशन छुट्टी बोलेगा, घड़ी देखोगे, हाँ खत्म, इतना जल्दी कैसे हो गया, ऐसे बोलोगे। लेकिन अभी तो बार बार घड़ी देखोगे, क्योंकि फर्स्ट 2 डेज में यू नीड सम एडजस्टमेंट, बिकॉज सब कुछ प्रैक्टिकली बेस्ड है ना, कोई थियोरेटिकल तो पढ़ाई है ही नहीं। सो लिखे पिया वो नशा इधर आ रहा है गुड़िया लोग को, कैसे दारू लेकर आया। नोट नंबर सेंटेक्स साइड लिखेंगे, इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिखने से भी हो जाएगा। इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट on manufacturing of excisable goods in India, excisable, on manufacturing of excisable goods in India other than alcoholic liquor, alcoholic liquor for human consumption, alcoholic liquor for human consumption, alcoholic liquor for human consumption. So देखो बेटा, मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना होता था, मैन्युफैक्चरर्स को जो मैन्युफैक्चरिंग में था, एक्स लिमिटेड, पहले सामान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग,
उस पर क्या देना पड़ता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। बनाने के बाद फिर क्या करेंगे? सेल। सेल करने से तो आपको पता ही है फिर वैट और CST। सो अर्लियर मैन्युफैक्चरर वाज पेइंग टैक्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ सेल। तो एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्स लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स, एक जब प्रोडक्ट बनेगा तब और फिर जब सेल करेगा। और ना जब सेल करेंगे ना तो जो टैक्स निकलता था ना, बहुत घटिया सिस्टम था। अभी मैं दिखाता हूँ, आप लोग को लगेगा कितना गंदा सिस्टम चलता था इंडिया में। अभी 1 जुलाई 17 के पहले तक अभी रिफॉर्म हुआ। ये रिफॉर्म तो कांग्रेस सरकार ने प्रपोज किया था। आप लोग ऐसे मत बोल देना कि अभी नया गवर्नमेंट का है। कांग्रेस गवर्नमेंट प्रपोज किया था। मैं बताऊंगा जीएसटी का पहला बार वर्ड इंडिया में कब यूज हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट। बट कांग्रेस का जब गवर्नमेंट था तो वो लोग बहुत सारे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी मिलके कॉलिशन गवर्नमेंट था ना, तो वहाँ पे कोई कोई जो पार्टी नहीं चाहते थे जीएसटी आना, तो फिर वो सपोर्ट नहीं मिला, उसलिए नहीं हो पाया। नहीं तो ये जीएसटी 1717 नहीं, बहुत पहले हो जाता, 14 के पहले हो जाता, बहुत पहले 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में हो जाता, समझा। वो कांग्रेस के पास जो मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं होने के कारण। और इंटरेस्टिंग बात है, जब वो लोग जीएसटी ला रहे थे तो अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, जीएसटी नहीं आने देंगे, और खुद का गवर्नमेंट आया तो लेके आ गए। तो ऐसे ही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में कुछ कुछ ऐसा होता है, बट कोई बात नहीं है। मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, लिखना उधर ही, मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ट्वाइस, पे टैक्स ट्वाइस। मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ट्वाइस, 2 बार। कितना बार? 2 बार। First on manufacturing and second on sales. Second on sales, ठीक है। और दारू पे कौन सा टैक्स लगता था? स्टेट एक्साइज। दारू पे कल बात करेंगे, ठीक है, आज नहीं। सुनो ना, ये देखो, एक वैल्यू निकला से 10,000, इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 10%, तो 10,000 पे 10% जोड़ने से कितना? 11,000 हो गया ड्यूटी जोड़ के। ये चला जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 11,000 आ गया, अब इसको बेचेंगे तो फिर यहाँ पे लगता था, विद इन द स्टेट बेचेंगे तो वैट, और दूसरे स्टेट पे बेचेंगे तो CST से वैट था 5%, से 5%, तो 5% ऑफ 11,000 कितना? 550। तो ये टोटल बनता था 11,550। देखो यहाँ पे 2 डिफेक्ट्स थे पुराने जमाने पे। प्रोडक्ट तो बेचारा एक ही है, 2 बार टैक्स लग गया। ये स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट पे 2 बार लग गया। एक बार मैन्युफैक्चरिंग पे मोदी जी ले गए, और दूसरा सेल पे मामा ले गए। उस 2 बार लगा बेटा। जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिमेरिट्स ऑफ ओल्ड सिस्टम या मेरिट ऑफ न्यू सिस्टम, तो याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बनते जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग, बट वो प्रेशर नहीं आएगा। दिस इज डन। और सबसे बुरा क्या है, इस 11,000 पे 1,000 तो टैक्स है कि नहीं? दिस 11,000 क्या है? 10,000 वैल्यू, 1,000 टैक्स। तो ये जो वैट लगा 11,000 पे लगा, तो टैक्स पे भी टैक्स लग गया। अरे बाबा, टैक्स पे भी टैक्स लग गया, ये तो गलत है। कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, कैस्केडिंग इफेक्ट मिलेगा आगे मेरिट्स पे। टैक्स पे भी टैक्स लग गया। अरे भाई 5% 10,000 पे लगाओ चलेगा, बट किस पे लगाया? 11,000 पे। तो 11,000 इज
व्हाट, क्या 11,000? प्रोडक्ट का वैल्यू है ना, टैक्स भी इंक्लूडेड है, टैक्स पे भी टैक्स लग गया, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो एग्जाम में एमसीक्यूज में आएगा कैस्केडिंग इफेक्ट, सिंपल, टैक्स पे टैक्स, और डबल टैक्स भी हो गया, डबल टैक्स, एक बार सेंट्रल लिया, एक बार स्टेट, सब खत्म। जीएसटी कल आएगा ना, ट्यूसडे है ना, आज मंडे है ना, कल ट्यूसडे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आएगा। हनुमान जी जब आते ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब हनुमान जी का नाम सुनावे, सारे दुख दर्द आपके खत्म हो जाएंगे। ये जो रो रहे हो तुम लोग, सब खत्म, हनुमान जी आएंगे कल, बजरंग बली, सारे दुख दर्द खत्म करेंगे। दो टैक्स, टैक्स पे टैक्स, प्रशांत बेहोश ना हो। अरे क्यों सही, अरे मेरे को मन में जो आ रहा है बोल रहे हैं आप लोग, उसको कुछ और सेंस में मत ले लेना। हाँ, चाप लो। आज सर्विस टैक्स बचा, कल पढ़ेंगे, आज बहुत बोल दिए यार। आज कितना कोई जिंदगी में इतना लंबा तो ट्यूशन पढ़ा होगा, मतलब कितने कोई लोग जिनका भी नया बैच है। बट आप लोग को बहुत मजा आएगा कल से, बहुत मजा, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत मजा आएगा। कोई धक्का खा के आ गए होंगे तो उसका बात अलग है, बट पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। रियली नॉलेज, बहुत नॉलेज है क्लास में, बहुत नॉलेज है। मतलब आपको फील होगा कि हम टैक्स कंसल्टेंट बन रहे हैं। और शिवानी इतना मुस्कुरा रही, क्या बात है। ओके हाँ, वो प्रशांत बेहोश हो जाता, बोलते कि सर इतना गंदगी था, 2 बार टैक्स लिया, वो तो सब बर्दाश्त ही नहीं हुआ, टैक्स पे टैक्स ले लिया और हो गया। तो प्रशांत डिपली समझता है ना, बहुत डिपली समझता है। विनीत और प्रशांत कल मिस कर दिया, इनके लिए अलग से पार्टी रखना पड़ेगा फिर से, कोई बात नहीं। सो ये क्लियर टू एवरीवन। सो अपना कॉपी निकालिए, एकदम जीरो से लास्ट तक पढ़ते हैं क्या क्या लिखे आपने। कॉपी, कॉपी, बुक नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले टैक्स क्या होता है बताया, क्या होता है टैक्स? फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट सर्विस इनकम। सर बहुत गंदा लगता है टैक्स देना, सर प्लीज प्लीज मत दो मत दो मत दो टैक्स। अरे रुको, देश चलाने के लिए भारत सरकार को कितना चाहिए? 48 लाख करोड़। ये पैसा आप टैक्स नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, इसलिए टैक्स देना है। तो ये टैक्स 2 टाइप से लेते हैं आप लोग से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इनकम, इनकम टैक्स एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है, एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। फिर डिफरेंस पढ़े थे डीटी और आईडीटी का डिफरेंस। डीटी इनकम पे, आईडीटी प्रोडक्ट सर्विस पे। डीटी का बर्डन नो शिफ्टिंग, आईडीटी का बर्डन शिफ्टिंग टू कस्टमर। डीटी इनकम आने के बाद, आईडीटी प्रोडक्ट सर्विस के पहले। डीटी का कलेक्शन टफ है, सॉरी इजी है, इजी है, ओके टफ है। आईडीटी का कलेक्शन इजी है। डीटी हवाई जहाज में उड़ते रहता है, ऊपर जाते रहता है, प्रोग्रेसिव। आईडीटी रिग्रेसिव, ठीक है। डीटी का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आईडीटी का एग्जाम्पल कस्टम जीएसटी। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? ओके, बिफोर 1717 important IDTs were VAT levied by state government within state supply, within state sale, बस। Next, CST levied by central government, collected by state government, interstate sale. Next, एक्साइज ड्यूटी लेविड बाय, लेवी गवर्नमेंट, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स अदर देन दारू। और एक्साइज देखा ना, मेरा बेटा बेहोश होने लगा।
एक एक काम का 2 बार टैक्स लगा देते हो। माल बनाते समय मोदी जी ले जाते एक्साइज ड्यूटी, और माल बेचते समय मामा जी ले जाते वैट। इतना नहीं, मामा जी तो कुछ गजब ही कर दिए, मोदी जी ने जो टैक्स लिया उसमें भी टैक्स ले लिया। बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स मारा, मामा उसको भी नहीं छोड़े। ओ मामा, कैस्केडिंग इफेक्ट। कल सर्विस टैक्स पढ़ेंगे और कल से हमारी जिंदगी में कौन आएगी? जीएसटी, एंड यू विल बिकम जीएसटी कंसल्टेंट। थैंक यू। आज का सुहाना सफर यही समाप्त हुआ। आई होप आप